नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इमरजेंसी में निजी अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण में रखने का कानून लाएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री का ऐलान, डेंगू के चलते मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। एलजेपी सांसद रामा सिंह का इस्तीफा, सीट बंटवारे पर थे नाराज। बीजेपी ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची। उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन धन पर उठाए सवाल। झाबुआ विस्फोट हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन। 3 महीने में आएगी रिपोर्ट। मुख्य आरोपी के 2 भाई हिरासत में। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया को द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बताया अहम। कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। व्यापार और निवेश पर होगी बात। और अब नहीं जारी होंगे इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीरों वाले डाक टिकट। कांग्रेस ने की आलोचना। सरकार ने कहा सामान्य प्रक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल रात निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। कहा कि सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है जिसके तहत इमरजेंसी होने पर सरकार निजी अस्पतालों को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इस बीच डेंगू से एक 6 साल के बच्चे अमन की भी मौत हो गई। इसके साथ ही राजधानी में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, जबकि करीब 2000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर है 6 साल के अमन की। इस घर में कभी अमन की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन आज यहाँ मातम पसरा है। डेंगू की चपेट में आने के बाद 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद उसे सही इलाज नहीं मिला। अस्पतालों की बदइंतजामी से मासूम की जान चली गई। इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। एक्शन कुछ अच्छा सा गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए ताकि ये सब हॉस्पिटल वाले समझ जाएं कि किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। हमारे हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से तैयार हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। मरते हुए लोगों को एडमिट नहीं किया और उनको वापस भेज दिया। उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। बीते सालों के मुकाबले इस साल सितंबर तक मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। वक्त पर इलाज न मिलने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। आईएमए की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि सब डेंगू फीवर को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीवियर डेंगू को एडमिट करने की ज़रूरत है। पैनिक मत करिए बिल्कुल भी। डेंगू डायग्नोसिस डज नॉट मीन दैट यू विल डाई। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इस बार एम्स की लैब रिपोर्ट में देश में डेंगू के टाइप 4 वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब तक 1850 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 साल में सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने स्पेशल फीवर क्लिनिक खोलने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो किसी मरीज को भर्ती करने से मना न करें। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी अस्पतालों में स्पेशल फीवर क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया है। 3 नोडल अफसरों की भी नियुक्ति की गई है। दिल्ली के सभी डॉक्टर्स की और नर्सेज की और जो पैरामेडिक्स हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हमें लगता है कि अगले 1 महीने तक जरूरत पड़ेगी उन लोगों की। सबको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे डिजास्टर के जितने बेड हैं, जो मैंने 1000 बेड के लिए बोला था, तो उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते तक पूरा करना है, तो डिजास्टर के बेड्स को भी डेंगू के लिए यूज़ किया जाएगा। और भी जितने भी तरीके हैं सारे अपनाए जाएंगे। मतलब हम लोगों को डेंगू से किसी भी तरीके की जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। डेंगू की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने का फैसला किया गया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच इसके लक्षण और बचाव के उपाय जानना जरूरी है। डेंगू से पीड़ित होने पर तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है। उल्टी, दस्त के साथ ही चमड़ी के नीचे लाल धब्बे दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
डेंगू से बचने के लिए घर के अंदर और आसपास पानी न जमा होने दें। कूलर का पानी बदलते रहें। मच्छरों से बचने के लिए क्रीम और घरों में जाली लगाएं। डेंगू दिन में काटता है और ये साफ और जमा पानी में ही पनपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात बिहार चुनाव की करते हैं। पहले दौर के चुनाव के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है। कल बीजेपी ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोर कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। 23 सितंबर तक पहले दौर के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 24 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 26 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 12 अक्टूबर को पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने कल 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सवर्ण जातियों को 19 सीटें दी गई हैं। 17 नए चेहरों को शामिल किया गया है। 26 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। सूची में पहले दौर के 19, दूसरे दौर के 15 और अन्य के 9 नाम शामिल हैं। 50% से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं को स्थान प्रतिनिधित्व दिया है। साथ ही साथ हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग सभी को समावेश करने का प्रयास रहा है और सबको प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं एनडीए की सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र प्रसाद ने अपनी नई पार्टी की घोषणा भी कर दी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि नाराज देवेंद्र प्रसाद को मना लिया जाएगा। परिवार में शिकवे शिकायत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूठ के जाएं। देवेंद्र जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे और उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बातचीत है, जो भी नाराजगी है, वक्त रहते हम उनको सुलझा लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उधर महागठबंधन ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का जिम्मा दिया है। तो एनसीपी ने एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है। पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि अगर सीटें ज्यादा मिलती है तो उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रामा सिंह वैशाली से सांसद हैं। बिहार चुनाव से पहले एलजेपी के लिए ये करारा झटका माना जा रहा है। रामा सिंह को रामविलास पासवान के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता रहा है। रामा सिंह ने आरोप लगाया है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही थी और पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान उनसे किसी भी मामले में राय नहीं लेते थे। रामा सिंह किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अभी इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। श्याम, रामा सिंह के इस्तीफे को कितना बड़ा नुकसान एलजेपी के लिए माना जाए, चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा? देखिए, रामा सिंह हो या देवेंद्र प्रसाद यादव जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बड़े नेताओं में शुमार थे, अगर वो इस वक्त पर इस्तीफा देते हैं तो जाहिर है कि जो परसेप्शन होता है, जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए एक मजबूत गठबंधन के तौर पर उभर रहा है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो एक जो धारणा बनती है कि ये एक मजबूत गठबंधन है, यूनाइटेड गठबंधन है और जिसमें सारी चीजें स्मूथ हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया और सीट शेयरिंग की घोषणा 2 दिन डिले हुई, उसी तरह से अब कल एलजेपी के नेता चिराग पासवान कहते हैं कि वो स्तब्ध हैं जिस तरह से उनको सीट अलॉट की गई है। और उसके बाद रामा सिंह जो पहले से कहते रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव से तुरंत पहले इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो संभावनाएं होती हैं पार्टी की और जो एक परसेप्शन होता है लोगों में पार्टी को लेकर और गठबंधन को लेकर, उसको नुकसान जरूर पहुंचता है। अब ये देखने वाली बात है कि रामाशंकर सिंह क्योंकि जो सोशल इक्वेशंस होते हैं किसी भी राज्य को, उसको राजनीतिक दल ध्यान में रखते हैं और खासतौर पर बिहार में जिस तरह से मंडल पार्ट 2 की राजनीति की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्यक्ष अमित शाह ने भी जिस दिन सीट शेयरिंग अनाउंस हुई थी उस दिन कहा था कि
मंडल पार्ट 2 में के नेता उनके साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक परसेप्शन जो है उसको जरूर झटका लगता है उस एनडीए के लिए। इसको कतई अच्छा संकेत तो नहीं कहा जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रामा सिंह ने इस्तीफा दिया है लोक जनशक्ति पार्टी से, और साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य उपेंद्र ने भी इस्तीफा दिया। हालांकि अवाम मोर्चा कह रही है कि वो मनाने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि रामा सिंह को मनाने की कोशिश लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से की जाती है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। समुद्री इलाके में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। दोनों देश जल्द ही समग्र आर्थिक सहयोग संधि को अंतिम रूप देने पर भी राजी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच मानवीय आधार पर मछुआरों की समस्या को दूर करने पर भी सहमति बनी है। भारत दौरे के दूसरे दिन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबला करने में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही सामुद्रिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने का भरोसा जताया। We will intensify cooperation in combating terrorism and work together for security and stability in our maritime neighborhood. Sri Lanka is our largest partner in defense training program, and we will continue to expand our cooperation in this area. भारत श्रीलंका के बीच 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। ये समझौते सार्क सैटेलाइट, छोटे प्रोजेक्ट, चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस सेवा में सहयोग से संबंधित हैं। दोनों देशों के मछुआरा संघों के बीच इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी। We've had the occasion of discussing the issue of fisheries in the POC Strait and the need for the fishermen on both sides who are also related to have discussions and hopefully conclude it within a time-bound framework. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि, विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और विकास के हर क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिया। गृह युद्ध के बाद भारत वहां विस्थापित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनवा रहा है। रेल मार्ग भी भारत के सहयोग से बन रहा है। हिंद महासागर में जब भी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ा है, श्रीलंका और भारत दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। एक समय अमेरिका की वजह से था, बाद में चीन की वजह से यह शुरू हुआ। इसलिए श्रीलंका ने महसूस किया है कि शक्ति संतुलन और शांति के लिए भारत के साथ आना जरूरी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। झाबुआ के पेटलावाद हादसे के मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा के 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीटीआई के मुताबिक नरेंद्र और फूलचंद को कल इंदौर से पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को झाबुआ पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों से पूछताछ के बाद राजेंद्र कासवा के बारे में अहम जानकारी मिल सकेगी। कासवा भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के लिए 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग बना दिया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अरियेंद्र कुमार सक्सेना 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे 1965 के युद्ध की 50वीं सालगिरह पर भव्य प्रदर्शनी। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आंदोलन के वक्त कथित बर्बरता के 3 मामलों में पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये मामले 25 अगस्त को अहमदाबाद में रैली के बाद हुई हिंसा के हैं। इनकी जांच सीआईडी करेगी। हाईकोर्ट का आदेश 2 लोगों की याचिका पर आया है। इनका आरोप था कि 25 अगस्त की रात पुलिस ने उनके वाहनों को तोड़ डाला। हिंसा में एक पुलिस वाले समेत 10 लोग मारे गए थे।
घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती देर रात उत्तरी द्वारका पुलिस स्टेशन पहुंचे। सोमनाथ अपने कुत्ते को भी साथ लेकर पहुंचे थे। सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने आरोप लगाया था कि भारती ने उन पर कुत्ते से हमला कराया था। भारती ने कहा कि राजनीतिक कारणों से दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी। इसके बाद सामने आए भारती ने कहा कि वो जांच में हर सहयोग के लिए तैयार हैं। किसी भी एलिगेशन में तनिक भी तथ्य नहीं है। मेरे पास ऑडियो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, मैं आपको भी दे दूंगा। 24/7 अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप जब चाहें जहां बुलाएं, जिस चीज के लिए जहां बुलाएं, मैं अवेलेबल हूं। दिल्ली सरकार ने बलात्कार और तेजाब हमलों की पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने को मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बलात्कार पीड़ितों की अधिकतम मुआवजा राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला किया गया। वहीं तेजाब हमला पीड़ितों की अधिकतम मुआवजा राशि भी 3 लाख से बढ़ाकर 7 कर दी गई। अब दिल्ली सरकार इस योजना को मंजूरी के लिए गृह के मंत्रालय के पास भेजेगी। योजना के तहत सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक यौन अपराध के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे आरोपियों की याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को 21 सितंबर की सूची से हटाने का आदेश दिया है। कपिल सिब्बल की अगुवाई में वरिष्ठ वकीलों के समूह ने इन मामलों को सूची से हटाने की मांग की थी। अब मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तू तय करेंगे कि इस मामले की कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत ने बतौर आरोपी तलब किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर कैबिनेट सब कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी। पैनल की अध्यक्ष प्रदेश के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से हैं। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए अभी भी दशकों पुराने मानदंड अपनाए जाते हैं, जिसे बदलकर नए तरीकों के इस्तेमाल पर सुझाव के लिए राज्य सरकार ने पैनल का गठन किया था। सभी जिलाधिकारियों को 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है, जिसके बाद तालुका स्तर तक सूखे की स्थिति को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कम बारिश के बाद 20 जिलों के 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सरकार इन जिलों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम चलाएगी। ओडिशा में सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। कल हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अलग अलग इलाकों में सामाजिक और विकास कार्यक्रम चलाने का फैसला भी किया गया है। राज्य में पिछले कुछ वक्त से नक्सली घटनाओं में आ रही कमी के बाद सरकार लोगों के पुनर्वास की कोशिश कर रही है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरों वाले डाक टिकटों को बंद करने का फैसला लिया है। एनडीए सरकार ने डाक टिकट जारी करने की नई स्थायी श्रृंखला के तहत ये फैसला किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले को बदले की राजनीति करार दिया है। हालांकि सरकार इसे नियमित प्रक्रिया बता रही है। डाक टिकटों पर अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। सरकार ने डाक टिकटों की थीम को आधुनिक भारत के निर्माता की जगह भारत के निर्माता कर दिया है। आधुनिक भारत के निर्माता की श्रेणी के तहत ही इंदिरा और राजीव की तस्वीरों वाले डाक टिकट चल रहे थे। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये अपमानजनक है, एक ऐसी मानसिकता को प्रतिबिंबित करती है जिसका किसी प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। इससे ये साफ है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार बहुत छोटी सोच की सरकार है। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मदर टेरेसा की तस्वीरों वाली डाक टिकटों को बरकरार रखा गया है। नई स्थायी श्रृंखला के तहत डाक विभाग अब दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विवेकानंद और महाराणा प्रताप जैसी मशहूर हस्तियों पर डाक टिकटों की सीरीज जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगस्त में भारत के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है।
निर्यात में 20.66% की कमी आई है। इस दौरान 21.26 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। आयात में भी 9.95% की गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में 33.74 अरब डॉलर मूल्य के सामान का आयात हुआ। निर्यात में भारी कमी से व्यापार घाटा 12.47 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। अगस्त में सोने के आयात में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। इस दौरान सोने का आयात 140% बढ़ गया। हवाई किराए को लेकर सुझाव देने के लिए घरेलू विमानन कंपनियों ने एक और हफ्ते का वक्त मांगा है। कल नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई बैठक में विमान कंपनियों ने कहा कि तमाम कंपनियां आपस में विचार विमर्श करके एक राय बनाने के बाद सरकार को कोई सुझाव पेश करना चाहती हैं, जिसके लिए कंपनियों ने एक हफ्ते का समय मांगा है। हवाई किरायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर त्योहार के सीजन में बेतहाशा इजाफे को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है कि क्या एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसी जा सकती है। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर रेल क्रॉसिंग की दुर्घटनाओं और मानवीय चूक को रोकने पर है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सुरक्षा के मसले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सुरक्षा के तमाम दावों के बीच भी बढ़ती रेल दुर्घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का जोर रेलवे शून्य दुर्घटना मिशन के तहत ठोस योजना बनाने पर है। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। ट्रैक रिन्यूअल और ट्रैक से रिलेटेड बाकी सब मुद्दों के लिए भी करीब 40,000 करोड़ के करीब की आवश्यकता होगी। सो टोटल मिला के ये फिगर करीब 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के बीच की है। हम लोगों ने इसमें एक प्लान बनाया है। हम मंत्री जी से इस विषय में चर्चा हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच करने वाले हैं कि हमें एक स्पेशल सेफ्टी फंड दिया जाए। रेलवे की सबसे बड़ी चिंता रेलवे क्रॉसिंग को लेकर है, जिनकी वजह से 40% दुर्घटनाएं होती हैं। कर्मचारी की लापरवाही और उपकरणों के फेल होने से 40% दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनको टालने के लिए रेलवे अत्याधुनिक साधनों का उपयोग करेगा। इस मामले में इसरो और RDSO की मदद ली जा रही है। सेफ्टी ऑडिट को भी मजबूत बनाया जा रहा है। चर्चा में ये भी मुद्दा आया है कि हम अपने सेफ्टी ऑडिट को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल एलिमेंट कैसे ला सकते हैं, उसमें इंडिपेंडेंस कैसे ला सकते हैं और जो उसमें कमियां हमारे सामने आए उनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लाई कैसे कर सकते हैं। देश में रोज करीब 20,000 रेलगाड़ियां चलती हैं। इनमें 3 करोड़ मुसाफिर सफर करते हैं और 30 लाख टन माल की ढुलाई होती है। ऐसे में बढ़ते दबाव और दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण में जुटी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की 50वीं सालगिरह पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में राजपथ के लॉन में यह प्रदर्शनी 6 दिन तक चलेगी। 1965 के युद्ध से जुड़े सैन्य साजो सामान को लोग इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। गोली, बंदूक और टैंक समेत ये साजो सामान 1965 के युद्ध में शानदार जीत से जुड़े हैं। शौर्यांजलि के नाम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को किया। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। It is a pleasure for me to have this exhibition because a nation which remembers its history, a nation which remembers its martyrs, I think is a nation which develops and which is secured. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1965 के युद्ध की याद में सिक्का जारी किया। वित्त मंत्री ने इस मौके पर युद्ध से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। I remember as a young schoolboy at that time that while our armed forces were defending our borders, the whole country used to be glued into the radio and then supporting emotionally and materially the armed forces itself. 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कंबोडिया दौरे पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज प्रधानमंत्री हुन सेन से मिलने वाले हैं।
आसियान के सदस्य कंबोडिया से व्यापार और सुरक्षा समेत कई मसलों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत कंबोडिया के साथ रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर कंबोडिया के सूचना मंत्री ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। उपराष्ट्रपति आज कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से मिलेंगे। दोनों नेता भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर चर्चा करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। सरकार की पॉलिसी लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, उसमें ये आसियान का हिस्सा है और इसलिए इनके साथ संबंध बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति की कंबोडिया की नेशनल असेंबली और सीनेट के अध्यक्षों से भी मुलाकात होनी है। उपराष्ट्रपति ने कल नोम पेन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति से आसियान देशों तक पहुंच बढ़ेगी, साथ ही इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि बढ़ेगी। We value it not only in bilateral terms, India-Cambodia terms, but also because this is part of a region which figures very prominently in our thinking, in our scheme of things. कंबोडिया से उपराष्ट्रपति 17 सितंबर को लाओस जाएंगे। लाओस की यात्रा करने वाले वो पहले उपराष्ट्रपति होंगे। दोनों देश आर्थिक और बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ कृषि क्षेत्र में मदद से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। कंबोडिया और लाओस दोनों ही आसियान के सदस्य हैं। नोम पेन से ओम प्रकाश के साथ नीलू व्यास, राज्यसभा टीवी। संयुक्त अरब अमीरात ने ISIS से रिश्तों के संदेह में 4 भारतीयों को भारत वापस भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्दी 4 और लोग वापस भेजे जा सकते हैं। उनका प्रत्यर्पण ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त अरब अमीरात ने इससे पहले 37 साल की अफसर जबीर उर्फ निकी जोसेफ को वापस भेजा। वो युवकों को ISIS में भर्ती करने के कथित रूप से शामिल रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन 4 लोगों को भारत भेजा गया उन्हें कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन 4 से केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 भारतीयों का ISIS से संबंध होने का संदेह है। नेपाल में नए संविधान की घोषणा 20 सितंबर को होगी। विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने बताया कि राष्ट्रपति रामवरण जारी करेंगे। सभी देशों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष होगा। अभी संविधान सभा इसके प्रावधानों पर चर्चा कर रही है। 601 सदस्यों वाली सभा ने अब तक 176 प्रावधानों को मंजूरी दी है। नेपाल में 7 साल से संविधान लिखने का काम चल रहा है। 2008 में पहली संविधान सभा चुनी गई थी, लेकिन ये अपना काम पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद 2013 में दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ। इस बीच देश के कई इलाकों में नए संविधान का विरोध जारी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई यूरोपियन यूनियन की बैठक में शरणार्थियों के मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। चेकोस्लोवाकिया और हंगरी ओटा के खिलाफ हैं। हालांकि ज्यादातर देश इस मुद्दे पर अक्टूबर में फिर बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच यूरोप के कई देशों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। शरणार्थियों को देश की सीमा में घुसने से रोकने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया से लगी सीमा पर जांच शुरू कर दी है। वहीं हंगरी ने कानून पारित करके गैर कानूनी तरीकों से सीमा में घुसने वाले लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूरोप के देशों के जरिए बनाए गए नए नियमों से शरणार्थी कानून परेशानियों में फंस सकते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इमरजेंसी में निजी अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण में रखने का कानून लाएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री का ऐलान, डेंगू के चलते मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। एलजेपी सांसद रामा सिंह का इस्तीफा, सीट बंटवारे पर थे नाराज। बीजेपी ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची। उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन धन पर उठाए सवाल। झाबुआ विस्फोट हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन। 3 महीने में आएगी रिपोर्ट। मुख्य आरोपी के 2 भाई हिरासत में। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया को द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बताया अहम। कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। व्यापार और निवेश पर होगी बात। और अब नहीं जारी होंगे इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीरों वाले डाक टिकट। कांग्रेस ने की आलोचना। सरकार ने कहा सामान्य प्रक्रिया।